हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू विज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीपमाला कटियार। जैसा कि हमारे व्यूअर्स को पता है, इस समय हम लोग विज्ञान सरोवर चैनल पे जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी के कोर्स को कवर कर रहे हैं। तो जो लोग CSIR के लिए अभी नए हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि CSIR के सिलेबस में सेल बायोलॉजी कहाँ पे कवर होता है। तो अगर हम लोग CSIR का सिलेबस देखें तो यूनिट 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग में सेल बायोलॉजी कवर होता है। तो यहाँ पे जो आप लोग रेड हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर दिया है इस चैनल पे। तो आप यहाँ पे और जो ब्लैक पोर्शन है उसको हमें कवर करना है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो यूनिट 4 का टॉपिक सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और इन जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको रेड कलर से दिख रहा है, इनके लिए जो वीडियोस हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। इनको आप फर्दर रेफर कर सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, सेल साइकिल एपोप्टोसिस, कैंसर बायोलॉजी। ये सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो और जो लोग IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT JAM बायोटेक की, उनके लिए जो सेल बायोलॉजी का सिलेबस है वो ये दिया हुआ है, जिसमें से आपको सेल साइकिल, क्लोरोप्लास्ट, आप यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी के सेक्शन में जाके फोटोसिंथेसिस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, और सिग्नलिंग हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग सेल सिग्नलिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि टाइप ऑफ सिग्नलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग सिग्नलिंग का लिटरल मीनिंग समझते हैं और इसको हम लोग डेली लाइफ से कोरिलेट करते हैं। अगर हम किसी इंडिविजुअल या ह्यूमन की बात करें तो वो अपने आप को इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, वो अपने आप को कम्युनिकेट करता है और इससे उसके बारे में लोगों को पता चलता है। तो जैसे हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है, वन पार्टी कन्वे सम इंफॉर्मेशन अबाउट इटसेल्फ टू अनदर पार्टी, या अदर वे में हम इसको कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग सिग्नलिंग कहते हैं। अब सिग्नलिंग के बाद हम लोग समझेंगे कि सेल सिग्नलिंग क्या होती है, जिसको हम लोग सेल सेल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले तो हम सेल को समझते हैं। सेल को हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं, और किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बायोलॉजिकल जो यूनिट है वो सेल होती है। तो सेल, सभी सेल्स सेल सिग्नलिंग करती हैं, वो आपस में सेल सेल का कम्युनिकेशन होता है, इस तरीके से वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, सेल रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू सिग्नल, मीन्स कि कोई भी सेल अपने सराउंडिंग से किसी सिग्नल को रिसीव कर सकती हैं और उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, और रिस्पॉन्ड करके वो बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये प्रोसेस करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक लाइगेंड और दूसरा रिसेप्टर। लाइगेंड को हम लोग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या सिग्नल मॉलिक्यूल कहते हैं, और एक रिसेप्टर होता है जिस पर ये लाइगेंड बाइंड करता है। तो लाइगेंड और रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी होती है, मींस कि हर पर्टिकुलर लाइगेंड किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर से ही बाइंड करता है। तो इतना अभी आपको सेल सेल कम्युनिकेशन या सेल सिग्नलिंग क्या होता है ये आपको अभी समझ में आया होगा। अगर हम लाइगेंड की बात करें तो लाइगेंड बहुत तरह के हो सकते हैं, वो हार्मोन हो सकते हैं, ड्रग हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ये लाइगेंड होते हैं। और उन लाइगेंड्स के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर सेल पे पाए जाते हैं, और जब वो बाइंड करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग सेल सिग्नलिंग को बहुत ही जनरल वे में समझ लेते हैं। यहाँ पे एक फ्लोचार्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी सेल सिग्नल मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करती है और इसके बाद वो रिलीज करेगी। वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज होता है, उस सिग्नल मॉलिक्यूल को कोई दूसरी सेल
या सेम सेल भी हो सकती है जिसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट हो, उस सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव करेगा। मींस कि सिग्नल पहले एक सेल से रिलीज किया जाएगा, इसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा, दूसरे रिसेप्टर्स के पास पहुंचेगा और वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड कर लिया जाएगा। और बाइंड करने के बाद सिग्नलिंग का इनिशिएशन हो जाता है, क्योंकि जिस सेल के पास रिसेप्टर होता है वो सेल सिग्नल से बाइंड करने के बाद, सिग्नल मॉलिक्यूल से बाइंड करने के बाद एक्टिवेट हो जाती है और इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन ट्रांसड्यूस की जाती है। ट्रांसड्यूस का मतलब ये होता है कि पहले उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया जाता है, फिर उस मींस इंफॉर्मेशन को फैलाया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है और वो टारगेट सेल पे पहुंचकर कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करती है। और जब वो फंक्शन हो जाता है तो वो सिग्नल का मतलब जो भी सिग्नलिंग चल रही है उसका टर्मिनेशन होता है। तो ये एक जनरल वे में सिग्नलिंग किस तरीके से होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक सेल सिग्नल मतलब सिग्नल की सेंडिंग की जाती है और उस सिग्नल को रिसीव किया जाता है और उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है और फिर बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई लाइगेंड किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद वो बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा। वो कौन से बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करेगा तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सर्वाइवल ऑफ द सेल, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डिवीजन या डाई यहाँ पे लिखा है तो डेथ का सेंस हम लोग एपोप्टोसिस से लगा सकते हैं। तो सेल में मीन्स कि ओवरऑल सेल की पूरी लाइफ डिपेंडेंट है सेल सिग्नलिंग पे, क्योंकि जो उसका सर्वाइवल है, ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है या डिवीजन है या एपोप्टोसिस, सेनेसेंस, ये सारी चीजें सिग्नलिंग पे मींस निर्भर हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस तरीके से सेल सिग्नलिंग होती है। ये किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाद इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर किसी स्पेसिफिक लाइगेंड से बाइंड करने के लिए रेडी है। अब इसके बाद कोई लाइगेंड आके इस पे बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद यहाँ पे इंट्रासेलुलर मींस की साइटोसोलिक कंपोनेंट्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, वो एक दूसरे को सिग्नल को ट्रांसड्यूस कर रहे हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स किस तरीके से सिग्नल को ट्रांसड्यूस कर रहे हैं और ट्रांसड्यूस करने के बाद ये क्या करेंगे कि ये मॉलिक्यूल मेटाबॉलिक एक्टिविटी मींस कि कुछ इफेक्टर्स प्रोटीन होते हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। जैसे मेटाबॉलिक एंजाइम है तो अगर मेटाबॉलिक एंजाइम मींस एक्टिवेट होगा तो मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएगा। अगर कोई जीन रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो अल्टर्ड मींस की रेगुलेटरी प्रोटीन अल्टर हो जाएगी। और अगर कोई साइटोस्केलेटन से रिलेटेड प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है तो शेप और मूवमेंट का अल्टरेशन होगा। तो इस तरीके से ये सेल सिग्नलिंग किस तरीके से बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कर रही है वो यहाँ पे मेंशन है। और ये सिग्नलिंग अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम चलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सिग्नलिंग अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है, वो रिसेप्टर पे बाइंड करता है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन में सिग्नल ट्रांसड्यूस होता है और इस तरीके से इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं और वो अल्टर करते हैं सेल के फंक्शन को और इस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, बायोलॉजिकल एक्शन कंडक्ट होते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो सेल सिग्नलिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग जिसमें कम्युनिकेशन विद इन सेल होता है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्टून में मेंशन है कि हम अपने आप से बातें कर रहे हैं। या इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स मींस कि 2 सेल्स के बीच में या 2 पर्सन जब बात कर रहे हो आपस में तो उसको हम लोग इस चीज से डिनोट कर सकते हैं कि इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। तो जो ये आपको इंट्रासेलुलर जो कि ये वाला इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन होता है, इसमें सिग्नलिंग चेन विद इन द सेल चलती है और इंटरसेलुलर में बिटवीन द सेल चलती है। तो इस तरीके से ये सिग्नलिंग के टाइप हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहेंगे कि सिग्नलिंग का प्रोसेस तो हम लोग यूकैरियोट्स या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में देख रहे हैं, लेकिन इनिशियली बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से सिग्नलिंग का क्या प्रोसेस है। यहाँ पे बैक्टीरिया के केस में हम एक एग्जाम्पल लेके बताते
जाते हैं कि जब स्टार्टिंग में बैक्टीरिया अपने इन्वायरमेंट से किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते थे। तो अगर हम एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं तो बैक्टीरिया में एक आपने कोएरम सेंसिंग सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम आपको थोड़ा पेन से समझा देते हैं कि सपोज ये कोई एक सेल है, सेल मीन्स की कोई बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहा है और जब ये कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है तो यहाँ पे इस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। और ये कोएरम सेंसिंग में मीन्स क्या होता है कि बैक्टीरिया अपने फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका बिहेवियर का कोऑर्डिनेशन होने लगता है। मींस कि इस बैक्टीरिया ने, कोई नेबरिंग बैक्टीरिया है जिसने कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया तो वहां पे उस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई और जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो अपने बिहेवियर को, जो भी उनके बिहेवियर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करती है। वो बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं? वो बिहेवियर्स मोटेलिटी हो सकती है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है या फिर एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस हमने आपको बताया है इसको कोएरम सेंसिंग बोलते हैं। तो यहाँ भी एक तरीके का जो बैक्टीरिया है वो अपने एनवायरनमेंट से कोऑर्डिनेशन शो कर रहा है। यहाँ पे एक बैक्टीरिया ने कोई पर्टिकुलर, एक बैक्टीरिया एक सिग्नलिंग सेल की तरह वर्क कर रहा है, उसने कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया और उसको दूसरे बैक्टीरिया मींस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इसको कोएरम सेंसिंग बोलते हैं। इस पर हम कभी कोई वीडियो बनाएंगे तो आप वहां पे इसका डिटेल देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ सिग्नलिंग क्या होती है, कितने टाइप की सिग्नलिंग होती है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग कहते हैं। तो पहले तो आप एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग का मतलब समझ लीजिए कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये है क्योंकि जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल होता है वो सेल से रिलीज होता है, कि सेल से रिलीज होने की वजह से इसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अगर हम लोग सिग्नलिंग के टाइप में देखेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है कि सेम सेल सिग्नलिंग कर रही है, मींस कि अपना लिगेंड भी रिलीज कर रही है, बट वो रिलीज तो कर रही है, सेल अपने आप से लिगेंड रिलीज कर रही है। इसलिए तो एक्स्ट्रा सेलुलर मींस कि अगर एनिमल का केस देखें तो एनिमल के केस में एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग होती है। तो ज्यादातर जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग है उनके ये टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जो सिग्नलिंग के टाइप होते हैं वो ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, इंडोक्राइन और जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग होता है। अब हम लोग वन बाय वन इन सिग्नलिंग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑटोक्राइन सिग्नलिंग पे आते हैं। ऑटो मींस, ऑटो का मतलब ही हो गया सेल्फ। सेल्फ मतलब कि कोई ऐसी सेल जहां पे सिग्नलिंग हो रही है, तो जो वो सेल है जो सिग्नलिंग करती है वो सेल खुद लिगेंड को रिलीज कर रही है और उस लिगेंड का रिसेप्टर भी उसी सेल के पास है, तो उसको हम लोग ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑन सेम सेल, एक ही सेल लिगेंड को रिलीज भी कर रही है और उसका रिसेप्टर भी उसी सेल के पास है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब कोई सिग्नलिंग होती है तो एक सेल जो कि सिग्नल को रिलीज करती है उसको बोला जाता है सिग्नलिंग सेल और जिस पर रिसेप्टर पाया जाता है उसको टारगेट सेल बोलते हैं। तो ऑटोक्राइन के केस में सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल सेम होती है, इसलिए एक ही सेल पे दोनों प्रोसेस होते हैं। लाइगेंड रिलीज भी होता है और उसी लाइगेंड का रिसेप्टर भी पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। ये तो एक कार्टून बना है, जैसा कि हमने बताया कि आप सेल्फ से बात करें तो उसको हम लोग ऑटोक्राइन की कैटेगरी में रख सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं डायग्राम कि सपोज ये कोई सेल है और ये सेल रिलीज, इसके पास ये ग्रीन कलर का रिसेप्टर है और इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेल कुछ मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर रही है जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल हैं और उस मॉलिक्यूल के लिए उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑलरेडी उसी सेल पे प्रेजेंट है, तो इसको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। तो ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होता है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, सेल सिक्रीट हार्मोन और केमिकल मैसेंजर दैट स्टिमुलेट ओन ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। कोई ऐसा सिग्नलिंग प्रोसेस जिसमें सेल अपने आप को सिग्नल या मैसेज देती है अपने ही ग्रोथ और प्रोलिफरेशन के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहा जाता है।
अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ज्यादातर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं। तो ज्यादातर जो वर्टिब्रेट्स में इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसमें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स में होती है। उसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक आप टी लिम्फोसाइट देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग टी लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप की सिग्नलिंग में कौन से एग्जाम्पल्स हैं और उनका क्या रोल है। तो मान लीजिए कि ये कोई टी लिम्फोसाइट है। अब ये टी लिम्फोसाइट में क्या होता है कि कोई एंटीजन ने आके अटैक किया। जब कोई एंटीजन अटैक करता है तो ये जो टी लिम्फोसाइट है ये किसी ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करती है और ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करके अपने ही प्रोलिफरेशन को बढ़ा देती है और बहुत सारे रेस्पॉन्सिव टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करने लगती है। मींस कि बहुत सारे टी लिम्फोसाइट बनने लगते हैं। तो क्या हुआ कि कोई टी लिम्फोसाइट सेल है, उस पर किसी एंटीजन ने अटैक किया, इसने अपने ग्रोथ फैक्टर को रिलीज किया और अपनी ही सेल्स की बहुत सारी कॉपी बनाने लगा। मींस कि रिस्पॉन्सिव टी लिम्फोसाइट बहुत सारे बनने लगे। तो एक तो ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मोनोसाइट में आप देख सकते हैं। मोनोसाइट भी आपको पता है अनदर इम्यून रिस्पॉन्स सेल है। तो यहाँ पे मोनोसाइट में क्या होता है कि जब मोनोसाइट पे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई या कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है तो मोनोसाइट इंटरल्यूकिन रिलीज करता है, इंटरल्यूकिन 1, साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करता है और ये जाके सरफेस पे इस तरीके से लग जाता है और इसके रिस्पॉन्स में मींस की मैसिव फॉर्मेशन मींस की इंटरल्यूकिन बहुत सारा बनने लगेगा तो इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मोनोसाइट में इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होके वो अपनी सेल सरफेस के ऊपर बाइंड कर जाते हैं। तो ये क्या हो गया, खुद ही ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस टी लिम्फोसाइट, बहुत सारे टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होने लगा। और अगर हम कैंसर सेल की बात करें तो जैसा आपको पता है कैंसर सेल कोई भी ऑर्गेनाइज फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, वो अपने ही उनके पास सिग्नल होते हैं। तो ऐसे भी केस में सेल्स ऑटोक्राइन सिग्नलिंग परफॉर्म करते हैं अपने ग्रोथ, क्योंकि जो कैंसर सेल्स होती हैं उनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, तो उनके ग्रोथ या जो भी सर्वाइवरशिप उनका होता है वो सारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की वजह से परफॉर्म हो सकता है। तो अभी आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैरा मीन्स कि दो मीन्स पॉइंट के बीच में। तो अभी हम लोग यहाँ पे पैराक्राइन सिग्नलिंग के बारे में समझ लेते हैं। तब इसको पैराक्राइन सिग्नलिंग को पहले तो हम लोग एक कार्टून से समझते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पर्सन किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो पहले तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, दोनों के फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, हैंडशेक नहीं हो रहा है, लेकिन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और लोकल एरिया है। तो किसी भी पैराक्राइन सिग्नलिंग के लिए अगर हम लोग बात करें तो ऐसे केस में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए और दूसरा लोकल रीजन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अब यहाँ पे आप इसका एक डायग्राम देख सकते हैं कि सपोज ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। इस सेल को हम लोग सिग्नलिंग सेल कहते हैं। सिग्नलिंग सेल का मतलब होता है कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करे या लाइगेंड को रिलीज करे, और दूसरी सेल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट सेल बोलते हैं, जिसके पास रिसेप्टर होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेबरिंग सेल्स हैं। यहाँ पे क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, लोकल रीजन में है, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं सेल। ये आपको ध्यान रखना है, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो अब जो सिग्नलिंग सेल होगी वो सेल मॉलिक्यूल को रिलीज करेगी और रिलीज करने के बाद अपने नेबरिंग सेल्स के रिसेप्टर पे, स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर लेगी और इस तरीके की सिग्नलिंग को कहा जाता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज्ड बाय सिग्नल रिलीजिंग सेल। जो भी सेल, सपोज ये सेल है तो इसको सिक्रीटरी सेल बोलेंगे या इसको हम लोग सिग्नल रिलीजिंग सेल बोलेंगे। अफेक्ट ओनली दोज टारगेट सेल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी।
अब ऐसा नहीं कि सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, इस जगह पे सपोज कोई सेल होती तो यहाँ पे वर्क करता, नहीं, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सेल है वहां पे वर्क कर रहा है, तो इसको हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स एकदम याद होने चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है या फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हैं, हेजॉक फैमिली है, WNT फैमिली है, TGF बीटा, ये सारे क्या हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग के प्रोसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद पैराक्राइन सिग्नलिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सिनेप्टिक सिग्नलिंग। जैसे कि आपको पता है कि जब नर्व इंपल्स होता है तो उस नर्व इंपल्स में क्या होता है कि वहां पे मीन्स की दो न्यूरॉन्स होते हैं, दो नर्व सेल्स होते हैं, और उन नर्व सेल्स में एक के पास सिग्नल होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये नर्व सेल है, दूसरी ये नर्व सेल है। इस नर्व सेल्स के पास न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो आपको ग्रीन पैकेट दिख रहे हैं, इनमें मैसेज है या सिग्नल है, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, और ये रिलीज होते हैं अपने नेबरिंग सेल्स में। जो नेबरिंग सेल्स दूसरी सेल्स है उसके पास उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर है। तो इस तरीके की सिग्नलिंग को हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंडर में रखते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर हैविंग सिग्नल बिटवीन नर्व सेल्स एट सिनेप्स, मींस की जो सिनेप्स होता है उसके बीच में जो भी सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है उसको हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग की कैटेगरी में लाते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिग्नलिंग पे आते हैं, इंडोक्राइन सिग्नलिंग। इंडोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग, मींस जैसे कि यहाँ पे कार्टून के थ्रू दिखाया गया है कि दो लोग हैं, ना तो वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं, ना तो वो कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने कन्फाइंड एरिया में है। तो दो दूर दूर लोग और उनके बीच में कम्युनिकेशन किसी भी मीडियम से हो, सपोज सेलफोन से हो, है ना, तो इस टाइप का हम लोग इंडोक्राइन सिग्नलिंग में रख सकते हैं। अब इंडोक्राइन सिग्नलिंग वो सेल्स करती हैं, मतलब इंडोक्राइन सिग्नलिंग के लिए इंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो कि इस सिग्नलिंग को करती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन का। आपको पता है कि इंसुलिन पैंक्रियास की बीटा सेल्स रिलीज करती हैं, लेकिन इंसुलिन पैंक्रियास के अंदर या बीटा सेल्स में तो काम नहीं करता है, इंसुलिन तो ऑल ओवर पूरी बॉडी में वर्क करता है। तो इसका मतलब इंसुलिन पैंक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है और इसके बाद ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में पहुंचता है और वहां पे वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरह की सिग्नलिंग को हम लोग इंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। और इंडोक्राइन सिग्नलिंग ज्यादातर मींस की हार्मोन के केसेस में मतलब ज्यादातर हार्मोन इंडोक्राइन सिग्नलिंग करते हैं। जैसे कि अभी हमने जस्ट पैराक्राइन सिग्नलिंग के बारे में आपको बताया, तो पैराक्राइन सिग्नलिंग मोस्ट ऑफ द सेल्स पैराक्राइन सिग्नलिंग करते हैं। जो भी परफॉर्म होता है, जो बहुत ही यूजुअल होता है, वो पैराक्राइन सिग्नलिंग होता है। अब इसके बाद इंडोक्राइन सिग्नलिंग में ये यहाँ पे एक डेफिनेशन है, द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हार्मोन एक्ट ऑन टारगेट सेल डिस्टेंट फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेल ऑफ वेरियस इंडोक्राइन ऑर्गन। मीन्स कि जो भी इंडोक्राइन ऑर्गन, जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, वो किसी एक जगह पे, वो हार्मोन कहीं एक जगह पे रिलीज हो रहा है और वो दूसरी साइट पे जाके वर्क कर रहा है। और वो पहुंचता कैसे? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचता है। तो अभी हम लोग इस डायग्राम से समझ लेते हैं। ये दो सेल्स हैं, एक सिग्नलिंग सेल है, एक टारगेट सेल है। दोनों सेल एक दूसरे से फार हैं। अब इसके बाद कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ने सिग्नल रिलीज किया और वो सिग्नल जब रिलीज हो गया तो रिलीज होने के बाद ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट सेल के पास किस तरीके से यहाँ पे रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरह की सिग्नलिंग को इंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो हार्मोन, ज्यादातर हार्मोन्स ही होते हैं, तो हार्मोन इस तरह से ये जाके एक्ट करते हैं। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि हमने हार्मोन की बात कही तो यहाँ पे देखिए सारे ही हार्मोन हैं, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एपिनेफ्रिन, ये सब क्या है, सिंथेसाइज होते हैं पर्टिकुलर एरिया में और रिलीज किए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में और इसके बाद वो अपने टारगेट सेल पे पहुंचकर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट और फोर्थ पैराक्राइन, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग की हम लोग बात करते हैं। जक्स्ट्रा मीन्स कांटेक्ट होता है, मींस कि दो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, या क्लोज ही प्रॉक्सिमिटी क्या कहें, क्लोज या कांटेक्ट डिपेंडेंट। तो जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग को हम लोग सेल कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग बोलते हैं। मींस कि ये यहाँ पे फिजिकल
कांटेक्ट होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस कार्टून में कि दो पर्सन किस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, तो इनका फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है और इस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में भी दो सेल्स एक दूसरे को कांटेक्ट करती हैं, फिजिकल कांटेक्ट होता है और इनके बीच में किस तरीके से सिग्नल मॉलिक्यूल का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जो दो सेल्स होती हैं उनके मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स कम्युनिकेशन में या सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह की सिग्नलिंग को बोलते हैं कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट रिक्वायर सेल टू बी डायरेक्ट मेम्ब्रेन कॉन्टेक्ट, और ऐसे केस में मेम्ब्रेन का कांटेक्ट होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इस सिग्नलिंग को समझने के लिए, क्योंकि हमने आपको कांटेक्ट तो बताया कि यहाँ पे एक सेल, सपोज कि ये एक सेल है, इस सेल की मेम्ब्रेन और इस सेल की मेम्ब्रेन में एक सेल की मेम्ब्रेन सिग्नल की तरह काम करेगी, दूसरी सेल की मेम्ब्रेन रिसेप्टर की तरह काम करेगी और इस तरीके से ये सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये जो प्रोसेस होता है, जो सेल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू सिग्नलिंग कर रही हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी भी जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो सिग्नलिंग होता है, तो पहला सिग्नलिंग जो होता है, पहले टाइप में क्या होता है कि एक सेल की प्रोटीन मीन्स कि प्रोटीन का इंटरेक्शन होता है, प्रोटीन का इंटरेक्शन होता है। दूसरे में मीन्स कि अभी इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि सपोज ये एक सेल है, इस सेल की मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है और दूसरे सेल की मीन्स टारगेट सेल और सिग्नलिंग सेल, दोनों सेल की जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन है उनका इंटरेक्शन होना, उसको बोलते हैं प्रोटीन इंटरेक्शन। ये एक जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल मीन्स की टाइप है। और अगर हम दूसरी बात करें तो अगर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है किसी सेल का, उसकी ग्लाइकोप्रोटीन किसी एक सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का ग्लाइकोप्रोटीन दूसरी सेल के प्रोटीन से इंटरेक्ट करे, तो ये भी जक्स्टाक्राइन की कैटेगरी होती है। और तीसरा होता है कि जो जंक्शंस कम्युनिकेट करते हैं जब, तो उन जंक्शन के कम्युनिकेट करने से जो सेल्स होती हैं उनके बीच में इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन होता है। मींस कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ जंक्शन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे इंट्रासेलुलर मींस कि मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन हो सकता है, आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जंक्शंस में कम्युनिकेशन होना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग होती है। इस सिग्नलिंग में फिजिकल कॉन्टेक्ट होना सेल का बहुत जरूरी है। ऐसे सेल्स में एक सेल्स मींस कि एक सेल रिसेप्टर की तरह वर्क करेगी और एक सेल लाइगेंड की तरह वर्क करेगी। और ये जो कांटेक्ट होता है, दो सेल्स के मेम्ब्रेन की प्रोटीन का इंटरेक्शन हो सकता है, दो सेल में एक सेल का ईसीएम का ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन का इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर इनमें कम्युनिकेटिंग जंक्शंस हो, उनके थ्रू कांटेक्ट होके सिग्नलिंग हो सकती है। तो ये जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। अब हम लोग यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ जो हमने ये वाला बताया है, इंटरेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन टारगेट सेल, ये टारगेट सेल हो जाएगी विद एन ईसीएम ग्लाइकोप्रोटीन सिग्नलिंग सेल। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि ये एक सेल है जो कि सिग्नलिंग करेगी, तो ये सिग्नलिंग सेल पे जो सिग्नलिंग सेल है, यानी सपोज कि येलो वाली जो सिग्नलिंग सेल है उस पे उसका ईसीएम ग्लाइकोप्रोटीन और जो टारगेट सेल है उसका प्रोटीन किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं। और इसके एग्जांपल्स में नॉच सिग्नलिंग, जिसको हम लोग डेल्टा नॉच सिग्नलिंग भी कहते हैं, ये सिग्नलिंग बहुत फेमस सिग्नलिंग है क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोसेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और जब हम लोग डेवलपमेंटल की सीरीज शुरू करेंगे तो वहां पे हम लोग डेल्टा नॉच सिग्नलिंग को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो, और ज्यादातर जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग को जनरल वे में लोग नॉच सिग्नलिंग कह देते हैं। तो अगर नॉच सिग्नलिंग हो तो उसको जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग ही बोलते हैं। इसके बाद कैडरिन सिग्नलिंग होती है। कैडरिन मॉलिक्यूल आपको पता है साइटोस्केलेटन में जो इन्वॉल्व होते हैं वो उन मॉलिक्यूल्स में सिग्नलिंग इसी सिग्नलिंग के थ्रू होती है। तो ये टाइप ऑफ सिग्नलिंग थी। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सपोज यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है,
सेल टाइप ए सिक्रीट मॉलिक्यूल्स एक्स। कोई सेल टाइप ए है जो कि किसी एक्स मॉलिक्यूल को सिक्रीट करता है इन द कल्चर मीडिया। तो हम लोग इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। सपोज कि ये कोई हमारा फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हमने कोई कल्चर मीडिया रखा है। इस कल्चर मीडिया में कोई एक एक्स सेल है, ए सेल है। सबसे पहले यहाँ पे सेल ए, द सेल टाइप ए, कोई सेल का टाइप ए है, ये सेल का टाइप ए है। सपोज ये पूरा कल्चर मीडिया है। मॉलिक्यूल सिक्रीट एक्स, ये जो सेल है ये सेल कोई एक्स मॉलिक्यूल को सिक्रीट कर रही है इनटू द कल्चर मीडिया, इसी कल्चर मीडिया में सिक्रीट कर रही है। सेल टाइप बी इन द सेम कल्चर, और इसी सेम कल्चर में एक सेल टाइप और है जिसका नाम बी टाइप सेल है। सेम कल्चर रिस्पॉन्ड टू द मॉलिक्यूल एक्स बाय एक्सप्रेसिंग प्रोटीन वाई। तो पहले तो बी मॉलिक्यूल अपने ऊपर एक वाई मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस कर रही है, और ये जो एक्स मॉलिक्यूल सिक्रीट हुआ है इसको ये रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग सेल है। टाइप ए कैसी हो गई? सिग्नलिंग सेल हो गई, और जो टाइप बी है वो टारगेट सेल हो गई। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह की सिग्नलिंग है। इसमें आपको यही बताना है कि इनमें से इस तरह का प्रोसेस हो रहा है तो इसमें से कौन सी सिग्नलिंग होगी। तो देखिए, टाइप ए कोई सिग्नल मॉलिक्यूल कोई टाइप ए सेल रिलीज कर रही है, और रिलीज करने के बाद क्योंकि कल्चर मीडिया सेम है तो पहला तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो गई, तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर ये सेम मॉलिक्यूल सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर रही थी तो इसका रिसेप्टर इसी के पास होता, तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग नहीं होगी। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये दो सेल्स कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि ये तो कल्चर मीडिया सस्पेंशन में पड़ी हुई हैं और यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो फिजिकल कांटेक्ट में थी, तो इसलिए जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग भी नहीं होगी। लेकिन पैराक्राइन सिग्नलिंग हो सकती है, क्योंकि एक सेल ने कोई मॉलिक्यूल रिलीज किया और उसका रिसेप्टर दूसरी सेल के पास है, उसको वो रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इसको हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग की कैटेगरी में कर सकते हैं। और इंट्राक्राइन सिग्नलिंग, इस टाइप की तो सिग्नलिंग आपने पढ़ी ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैराक्राइन सिग्नलिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच वन होगा, मे बी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर which true about juxtacrine signaling। juxtacrine signaling के लिए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होंगे, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि पहला जो दिया हुआ है स्टेटमेंट juxtacrine सिग्नलिंग के बारे में, द लाइगेंड एंड रिसेप्टर इनकरेज रेसिप्रोकल सिग्नलिंग। हमने भी जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग देखी, वहां पे सेल्स कुछ इस तरीके से कांटेक्ट कर रही थी। एक सेल सिग्नलिंग सेल की तरह काम कर रही थी, दूसरी टारगेट सेल की तरह काम कर रही थी। मींस कि एक सेल की मेम्ब्रेन सिग्नलिंग सेल की तरह, लाइगेंड की तरह काम कर रही थी, और दूसरी सेल की मेम्ब्रेन रिसेप्टर की तरह काम कर रही थी। तो यहां पे सिग्नलिंग का प्रोसेस हो रहा है। रेसिप्रोकल सिग्नलिंग का मतलब क्या है कि आप इसके लिए सिग्नल रिलीज कर रहे हो, आप इसके लिए आप इस सेल को सिग्नलिंग करवा रहे हो और ये सेल इसको सिग्नलिंग करा रहा है। तो ऐसा तो प्रोसेस जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में नहीं होता है। एक कांटेक्ट होता है लेकिन रेसिप्रोकल सिग्नलिंग नहीं होती है कि एक दूसरे की सिग्नलिंग करवाई जा रही हो। मींस कि सपोज ये सिग्नलिंग, ये सेल अगर सिग्नलिंग सेल की तरह काम करे तो ये कोई सिग्नल इस पे एक्ट करेगा, और एक्ट करने के बाद ये एक तरीके से अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम ही सिग्नलिंग चलेगी। तो यहां पे ऐसा नहीं होगा कि रेसिप्रोकल सिग्नलिंग हो, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। बोथ लाइगेंड एंड रिसेप्टर्स आर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन। अभी हमने आपको 3 टाइप का बताया कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो सकता है, एक सेल का ईसीएम का ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन का इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर जंक्शंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहां पे ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। द लाइगेंड गेट प्रोटियोलिटिकली क्लीव्ड आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर।
क्या ऐसा होता है कि ये दो कांटेक्ट में जैसे ही आए रिसेप्टर से तो जो लाइगेंड है वो उसको क्लीव करा दिया गया? तो ऐसा नहीं होता है। तो इस अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ओनली, मींस कि बोथ लाइगेंड एंड रिसेप्टर्स आर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन। ये गेट 2011 में क्वेश्चन आया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हार्मोन ट्रीटमेंट often result in a decreased response to subsequent treatment with the same hormone. This is due to। अच्छा, यहां पे ये बोला गया है कि कोई, मान लीजिए कोई एक सेल है और उस सेल पे किसी हार्मोन का ट्रीटमेंट हो रहा है। अब उस often result decreased response to subsequent treatment of same hormone। अब एक हार्मोन सपोज ये था, यहां पे इसका रिसेप्टर था, ट्रीटमेंट इसका किया गया तो ये अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा था, मींस की जो भी सिग्नलिंग प्रोसेस हो रहा था। अब इसके बाद सेम हार्मोन, एक बार सिग्नलिंग शुरू हो गई, सेम हार्मोन का अगर हम फिर से, मान लीजिए लिमिटेड नंबर ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट है और हम उस पर हार्मोन का ट्रीटमेंट लगातार कर रहे हैं, तो क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा? उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिग्नलिंग एक बार हुई तो सिग्नलिंग टर्मिनेट होने के बाद जब दोबारा सिग्नलिंग होगी, तो यहां पे क्या है कि अगर सेम हार्मोन से बार बार ट्रीटमेंट करते हैं तो सिग्नल ट्रांसडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। मींस कि यहाँ पे क्योंकि जो रिसेप्टर्स है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हार्मोन के नंबर ज्यादा हैं और रिसेप्टर्स लिमिटेड नंबर हैं, तो इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ रिसेप्टर, क्या रिसेप्टर की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी अगर हम किसी भी सेल पे हार्मोन का ट्रीटमेंट, मतलब कि हार्मोन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब हार्मोन ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं सब्सिक्वेंटली, तो क्या वो सेल के रिसेप्टर्स कम हो जाएंगे या मतलब कि सिंथेसिस रुक जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस स्पेसिफिसिटी शो कर रहा है जिस हार्मोन के लिए, और अगर हम उससे रिलेटेड लाइगेंड बहुत ज्यादा डाल रहे हैं तो उसकी सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। अगर सिंथेसिस होनी होगी तो सिंथेसिस उसमें परफॉर्म होगी, हार्मोन ज्यादा या कम से उसकी सिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना होना है वो होगा। इंक्रीज इन डिग्रेडेशन ऑफ हार्मोन, अगर हार्मोन का ट्रीटमेंट ज्यादा कर देंगे तो हार्मोन डिग्रेड होने लगेगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है तो हार्मोन अगर मींस कि लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इससे कोई इफेक्ट तो नहीं है कि उससे हार्मोन मॉलिक्यूल ही का डिग्रेडेशन इंक्रीज कर जाए। फिर नेक्स्ट क्या है? डिक्रीज इन सरफेस रिसेप्टर एकम्पनीड बाय डिक्रीज इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, और इसमें क्या हो जाए कि अगर उनका रिसेप्टर्स, मान लीजिए हार्मोन के मॉलिक्यूल लगातार हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हार्मोन रिसेप्टर्स के मॉलिक्यूल डिक्रीज हो सकते हैं, तो उस केस में सिग्नल ट्रांसडक्शन डिक्रीज हो सकता है। तो मे बी हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। डिक्रीज इन एफिनिटी बिटवीन हार्मोन एंड रिसेप्टर, ऐसा क्या हो सकता है कि अगर हम हार्मोन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और किसी हार्मोन की, सपोज कि ये कोई एक्स हार्मोन है, इस हार्मोन की इस रिसेप्टर के लिए एफिनिटी है, तो क्या अगर हम इस हार्मोन को ज्यादा ले आ देंगे तो क्या इसकी एफिनिटी कम हो जाएगी? नहीं, एफिनिटी सेम है, भले ही एक्सेसिबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब कि रिसेप्टर एक है लेकिन हार्मोन मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी है वो तो वही रहेगी, जो भी मॉलिक्यूल आएगा उसी स्पेसिफिसिटी के साथ बाइंड करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो मॉलिक्यूल पहले आएगा वो पहले बाइंड कर लेगा, लेकिन स्पेसिफिसिटी या एफिनिटी उसकी कम नहीं होगी, डिक्रीज नहीं करेगी। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड सही हो जाएगा। डिक्रीज इन सरफेस रिसेप्टर एकम्पनीड बाय डिक्रीज इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो आज हम लोगों ने स्टडी की उसमें हमने क्या देखा कि कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, उसको हम लोग सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। इसमें दो चीजें होती, लाइगेंड और रिसेप्टर जो बाइंड करते हैं और सेल उसको रिस्पॉन्ड करती है, तो उसको हम लोग उस एक बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होता है, उसी को सेल सिग्नलिंग कहते हैं। इन पैराक्राइन सिग्नलिंग लाइगेंड एक्ट लोकली ऑन द नेबरिंग सेल्स। पैराक्राइन सिग्नलिंग में लाइगेंड नेबरिंग सेल्स पे एक्ट करता है, उसको हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। सेम सेल्स पे जब एक्ट होता है तो उसको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। और जब दो सेल्स कांटेक्ट में या फिजिकल कांटेक्ट होता है और ऐसे कांटेक्ट के बाद जो सिग्नलिंग होती है उसको हम लोग जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। इंडोक्राइन सिग्नलिंग में
इंडोक्राइन सेल्स रिक्वायर होती है, यहाँ पे किसी हार्मोन का रिलीज होना ब्लड स्ट्रीम में और इसके बाद वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके सिग्नलिंग करे, तो उसको हम लोग इंडोक्राइन सिग्नलिंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये सिग्नलिंग है। अब हम लोग आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। हमने जिन बुक्स को रेफर किया है वो मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय लॉडिश, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल एल्बर्ट और मॉलिक्यूलर अप्रोचेस कूपर्स की बुक है। अगर आपको फर्दर स्टडीज के लिए बुक रेफर करनी है तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। इसके बाद आगे के जो भी हमारे लेक्चर हैं उनको मिस मत करिएगा। उसमें हम लोग पहले रिसेप्टर और लाइगेंड के बारे में डिटेल में जानेंगे, फिर GPCR के लेक्चर्स को देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।